चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वैश्वीकरण। कुछ इसके परिचय देखें इस पुस्तक के। तो पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में हम वैश्विक अनुकरण का बात करेंगे। अब वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में है और इस कई विषयों की पुस्तक में की गई है। हम शुरुआती वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की चर्चा इसके कारणों की जांच करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझाने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है। उसके पहले चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, फर्स्ट पेज में दिया है कि विश्व सामाजिक मंच एक मुक्त आकाश के बारे में। यहाँ है कि एक और दुनिया मुमकिन है, जैसे कुछ तथ्य हैं, जैसे कमेंट्स, जैसे संगठन बनाना खतरनाक होगा जो समूचे आंदोलन को प्रवक्ता और केंद्र बनाने की कोशिश करेगी। कि उसके बाद क्या पूंजीवाद को खत्म करने का एकलौता तरीका सर्वसत्तावादी तानाशाही है। एक और पुराने किस्म की सतही वामपंथी राजनीतिक है और दूसरी ओर अलग अलग रंगों वाले अराजकतावादी ताकतें हैं। इनके साझे मुद्दे पर सघन रूप से एक होना मुमकिन है और नव उदारवाद नई बोतलें में शराब, पुरानी शराब जैसी है और यह पूंजीवाद का खतरनाक रूप है। इससे इसे हर कीमत पर खत्म कर देना चाहिए। और क्या यह कुछ अच्छा भी हो सकता है? हम भी उतने ही भ्रमिक है जितने कि आप। और उसके बाद विकल्पों की खोज और परिणाम की लगातार चलने वाली यह प्रक्रिया बहुलता और विविधता भरी होगी और इसका संदर्भ गैर दलीय और गैर सरकारी होगा और सच्ची समाजवादी व्यवस्था केवल संघर्ष से लाई जा सकती है, अंतर्निहित और निरर्थक बहसों से नहीं। चलिए टॉपिक देखें। टॉपिक के नाम है वैश्वीकरण की अवधारणा। देखें वैश्वीकरण की अवधारणा। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम कर रहा है और वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है और दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है और नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बस से अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। अपने घर में वह न तो यह भाषा और न ही इस लहजे में बोलता है और वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक जैसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है और वह कभी आमने सामने की मुलाकात न कर सके और यही उसकी दिनचर्या है और जनाधार की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती है और जहां इसके ग्राहक रहते हैं। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया और उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वादा किया और रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो और उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में ही थी लेकिन बिक भारत में रही थी। और इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफी पड़ी और क्वालिटी भी उससे जच गई और रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। और पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उससे बेबी डॉल खरीदा था जो दरअसल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। नुसारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षक थी और ठीक कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई और वह उससे नौकरी करने के लिए एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा और ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदार में भी कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे थे लेकिन सरकार ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद थे। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न पहलू दिखते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवा के वैश्वीकरण के हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के सामने जीवन मूल्य के बीच दुविधा की स्थिति है और यह दुविधा
असंत उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उनके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे एक सच्चाई है और जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। और नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं और इन्हें देखिए। और ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है। जैसे फसल के मारे जाने के कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली और इन कारणों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। उसके बाद यूरोपीय स्थिर एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, और जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इन खरीदारों का विरोध कर रहे थे। उसके बाद है अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली है तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। और उसके बाद मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उन्हें हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाई कर अपने फिल्म बना ली है। और उसके बाद है एक और उदाहरण है, पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज के छात्राओं के एक उग्रवादी संगठन में अपने एक बयान में धमकी दी गई। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। और इन उदाहरणों में यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसले से नहीं जुड़ा है और जरूरी है नहीं है कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात यह है कि प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचाना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर जीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ और कायम भी है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है और इनके बीच ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगा कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्से की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी कर रहा है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशेष संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। वैश्वीकरण के कारण देखें, क्या है वैश्वीकरण की वजह। अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बातें हैं। अगर इन चार जगह के प्रवाहों की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूद वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों के इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक परिहार्य कारण साबित हुई है और इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनीकरण आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति तक दिखाई है। और शुरू में जब छपाई यानी मुद्रण की तकनीकी आई तो उसमें राष्ट्रवाद की धाराशिला रखी और इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई और इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सका। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक हुई। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी प्रबलता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया और ऐसा बात नहीं है। यह जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में के लोग अब समझ रहे हैं कि ये आपस से जुड़े हुए हैं और हम
और आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाले घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ता है। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते हैं और ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं के जोड़ नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि विश्व भर में महसूस किया जा सकता है। राजनीतिक प्रभाव के बारे में देखें। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रिया के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक स्तर क्या हो रहा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है, और इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है और राज्य अब कुछ के मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है और जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई इस तरह राज्यों ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों में खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता का प्रमुख निर्धारक है और पूरे विश्व के बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है और इससे सरकारों के अपने कदम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। और इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण में से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती है और ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिलती और राज्य इन अर्थ में आज भी प्रमुख है और विश्व की राजनीति में भी अभी भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। राज्य कानून की व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायने में वैश्वीकरण फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है और अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है और जिसके बुते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर रह सकते हैं और उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। और इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है कार्टून के हिसाब से। कल के दिया गया है कि अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। और आज की बात है अपना होमवर्क जल्दी करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। यहाँ जैसे वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे पहला दिया गया है, इस अध्याय में वैश्वीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाती एक चित्रमाला दी गई है ये, और ये चित्र विश्व भर के अलग अलग हिस्सों के लिए है और हिस्से के लिए लिए गए हैं और ये चित्र वैश्वीकरण के विभिन्न रंग रूप कारण और अलग अलग समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों की एक झलक है। और 1 और 2 ये चित्र हमारे सामने विरोध आभासी स्थिति रखते हैं और इसके विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का संपर्क दिखाया गया है। इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क बहुत ज़्यादा कारगर हुआ है। उसके बाद ये तीसरा है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के सामने प्रदर्शन है। चौथा है कि हांगकांग में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन। और इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण ने कुछ लोगों के प्रति भेदभाव और बढ़ाया है। और उसके बाद फिर यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। 5वां में दिया गया है कि वैश्वीकरण की प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं यहाँ दिया गया है, जैसे कार, गाड़ी और ये बिल्डिंग दिया गया है। उसके बाद 6वां है कि पहली दुनिया के देश में अप्रवासी लोगों की काम करने की स्थिति के इन झलक देता एक चित्र है 6वां में यहाँ। और उसके बाद 7वां वाला चित्र में दिया गया वैश्वीकरण के दौर में बेगानेपन की स्थिति की ओर इशारा करता हुआ एक चित्र ये है। और जो व्यक्ति अपने जैकेट से
शहर साफ रखो इस संदेश दे रहा है। और उसे शायद ही कल्पना हो कि इस जैकेट को बनाने वाले किस हालत में रहे होंगे। और उसके बाद 8वां चित्र में है जर्मनी। और जर्मनी में संस्कृति कलाकारों की पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में। देखिए वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में सब कुछ भूले ही नहीं जाना जा सकते, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे कि आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर के सामने समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदे के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि इससे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किससे सबसे ज़्यादा कम। और यह भी देखने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किससे नुकसान उठाना पड़ा। और अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो चुका है, या कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होता है, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसे कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा कि प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तु, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तु के व्यापार में इजाफा हुआ है और अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह है कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकता है, खासकर विकासशील देश में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। अब वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही और उनका प्रभाव आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े सेवाओं का विस्तार इनका एक उदाहरण है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी। और विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रखने के, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथियाले। और वैश्वीकरण के परिणामों का सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक सामान्य नीति अपना लेने वाला मतलब यह नहीं होता है कि हर जगह परिणाम भी समान हो गए। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्से में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियों का अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इनकी परिणाम बहुत अलग अलग हुआ है। और यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। और आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट गया है और आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है और इससे सामाजिक न्याय में से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। इसका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बहाल हो जाएंगे। और सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ संस्थापित उपाय किए जाने चाहिए, या कहे कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किए जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है और उतना भर उपाय नहीं पर्याप्त है और ऐसे आंदोलनों के बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ लगाई है कि क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगी। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बहाल हो जाएंगे। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण के विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी
और खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है और इससे पूरी दुनिया को फायदा होता है। और इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौती पेश की है और अलग और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेजी से हो चली है और वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में देखें। वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरे से नजर नहीं आते। हर घर में बैठे हो तब भी इसकी चपेट में होते हैं और जब हम जो कुछ खाते पीते पहनते हैं और सोचते हैं सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए इस भय को बल मिलता है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से यह होता है कि क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता में आता है और सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है और हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के संस्कृति अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीले जींस के लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। वह संसार वैसे ही दिखता है जैसे ताकतवर संस्कृति इससे बनाना चाहती है। जो यह तर्क देते हैं कि वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण की नज़र तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृति अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढलने लगी है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्धि संस्कृति धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है और इसीलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समुचित मानवता के लिए खतरनाक है। और इसके साथ साथ यह मान लेना चाहिए कि मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समाज हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है और कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं तो क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है तो कभी इससे परंपरागत संस्कृति मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं। इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हो गई और दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बुनी खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। और यहाँ हम बाहरी प्रभाव के एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा सकता है। और मज़ेदार की बात यह है कि इस अनूठे पहनावे को अब उसी देश के निर्यात कहा जा रहा है जिनसे हमें नीली जींस दी। और जींस के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब असंभव है और संस्कृति समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है। तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है और इस प्रक्रिया को संस्कृति विभिन्नीकरण कहते हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेल जोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि संस्कृति प्रभाव एक तरफा नहीं होता। भारत की वैश्वीकरण के बारे में देखें। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास के विभिन्न कालावधियों से पहले भी हो चुका है। पूंजी वस्तु विचार और लोग की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन साम्राज्यवादी मंसूबे के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तु और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाए
बढ़ाए जाए और हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाया आना सीख सके। और इस संरक्षणवाद की कुछ नई तरीके दिक्कतें पैदा हुई इसमें, और कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने की वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही और 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की उच्च दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई और इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। और यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदे में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। उसके बाद यह है फिर से एक हिंदुस्तानी के बारे में देखें। यहाँ कुछ दिया गया है तथ्य के बारे में, जैसे कॉल सेंटर की कहानी एक कर्मचारी की जवानी है। कॉल सेंटर में काम कर रहा अपने आप में आंख खोल देने वाला साबित हो सकता है। जैसे आप अमेरिकी के फ़ोन कॉल निपटाते हैं और उनकी असली अमेरिकी संस्कृति की एक झलक मिलती है। एक औसत अमेरिकी हमारी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा जीवंत और ईमानदार होता है। बहरहाल हर फ़ोन कॉल या बातचीत खुशगवार नहीं होते और आपके पास अविवेक और बदजवान लोगों के भी फ़ोन कॉल आते हैं और कॉल हिंदुस्तान के अटेंड भी की जा रही है। और यह जानकर फ़ोन करने वाले का लिहाज कभी कभी नफरत से भी भर उठता है और उससे निपटता हुआ बहुत तनाव का काम होता है। और अमेरिकी हर भारतीय को इस रूप में देखने लगे हैं कि मानो वह उनकी नौकरी छीनने वाले हैं। और आपको कुछ फ़ोन ऐसे भी अटेंड करने होते हैं जिनकी शुरुआत इस पंक्ति से होती है, चंद मिनट पहले मैंने एक दक्षिण अफ्रीका से बात की और अब एक हिंदुस्तानी से मुखातिब हूँ या किस्म। और फिर एक हिंदुस्तानी प्लीज किसी अमेरिकी से बात कराइए। फिर ऐसे स्थिति में सामने वाले से बैटरी बैठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये स्रोत है 10 जनवरी 2005 के द हिंदू में रंजीता ऑफ द रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद वैश्वीकरण का रिपोर्ट के बारे में, प्रतिशोध के बारे में देखें। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण 12 बहसतलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं और वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वाले का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनियों को और ज़्यादा धनी बनाता है तथा इनकी संख्या में जो धनियों को ज़्यादा धनी यानी इनकी संख्या में कमी और गरीबों को और ज़्यादा गरीबी बनाती है। राज्य की कमज़ोर लोगों से गरीबों के हित की रक्षा करने की उनकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणी पंथी आलोचक इस राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने का चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर भी कायम हो। और संस्कृति के संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराना जीवन मूल्य तथा तौर तरीके से हाथ धो देंगे। और यहाँ हम गौर करेंगे कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन विश्वव्यापी नेटवर्क में विश्व दौर में भागीदारी करते हैं और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों में गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिससे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई और यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे और विरोधी का उनका तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों का समुचित महत्व नहीं दिया गया और नव उदारवादी नवीनीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF है। और इस मंच के तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001
में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई और 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई और इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई। उसके बाद भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध के बारे में देखें। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है। सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने आस पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है और लोगों की अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलन से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है और उसके बाद आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी और औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठन ने बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश का विरोध किया। कुछ वनस्पति मसलन नीम को अमेरिका की यूरोपीय फर्मी ने पेटेंट कराने का प्रयास किया और इसका भी कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमे में भी हुआ और यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध कर रहा है जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। यहाँ प्रश्न दिया गया है।